रूस यूक्रेन जंग में पहली बार ऐसी खबर आई जिसने लंदन से वॉशिंगटन तक को हिलाकर रख दिया है। कीव इंडिपेंडेंट ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के एक इलाके पर 1.5 टन का बम गिराया और इस खबर के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप के सुपर पावर्स की एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। इस बम के बारे में अब पता किया गया और इसके अलावा जर्मनी यूक्रेन में बैटल टैंक का प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाला है और नेटो ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो इन दावों और खुलासों से हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या पुतिन ने वाकई 1.5 टन का बम गिराया है? सवाल नंबर 2, क्या पुतिन ने यूक्रेन मिनी परमाणु बम का प्रयोग किया यूक्रेन पर? क्या यूक्रेन हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है जहां पर नए नए हथियार डालो और प्रयोग करो? क्या रूस के 2 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है? क्या यूक्रेन में बैटल टैंक फैक्ट्री जर्मनी लगा पाएगा? ये सारे सवाल बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर 1.5 टन का बम गिराया है। रूस ने युद्ध में पहली बार ग्लाइड बम चलाया। रूस के हमले पर कीव इंडिपेंडेंट का यह दावा है। चेर्निहिव इलाके में गिराया गया है ग्लाइड बम। चेर्निहिव आप जानते हैं बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट वहां पर रहा था और इसी के चलते देखिए ये दावा किया गया है कि 1.5 टन का बम रूस की तरफ से इस इलाके में, चेर्निहिव इलाके में गिराया गया है। डेढ़ टन के बम की बात की जा रही है। अब आपको यूक्रेन के दावे और रूस के इस बम के बारे में हम बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो यहां पर आप इस बात को समझिए, यूक्रेन पर ग्लाइड बम से अटैक हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए देखिए एक्सप्लेनेशन यहां पर लगा है। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार ग्लाइड बम गिराया है जो कि बताया जा रहा है कि 1.5 टन का है। यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके में 1.5 टन का यह बम गिराया गया है। रूस के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं। ग्लाइड बम में 1010 किलो विस्फोटक पेलोड है, यानी 1010 किलो विस्फोटक जिसमें ऑलरेडी हो। बेहद सुरक्षित ठिकानों पर गिराया जाता है ग्लाइड बम जो बहुत सुरक्षित है उनको ध्वस्त करने के लिए। 40 किलोमीटर दूर टारगेट पर यह सटीक प्रहार करता है, यानी ना इधर ना उधर, सीधे टारगेट पर। इसके साथ ही 2019 आर्म्स एक्सपो में पहली बार रूस ने इस बम को दिखाया था 2019 में, और अब दावा किया जा रहा है 2023 में गिरा दिया। मल्टीपल टेस्टिंग के बाद रशियन एयरफोर्स में यह बम सौंपा गया। कई टेस्टिंग इसकी हुई, यह बात यहां पर की जा रही है। अब सीधा बात करेंगे, हमारे साथ में इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल शशि अस्थाना जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अस्थाना, 1.5 टन के ग्लाइडर बम की बात की जा रही है, आप इस खबर को देख के क्या कहेंगे? क्या ऐसा संभव है जो दावा यहां पर किया जा रहा है कि चेर्निहिव के आसपास इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है रूस की तरफ से? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये जो ग्लाइड बम है और 1.5 टन का जो जिस बम की आप बात कर रहे हैं, ये अभी भी कन्वेंशनल डोमेन में आता है, ये न्यूक्लियर बम नहीं है जी। इसलिए रूस बिना इस लड़ाई को न्यूक्लियर लड़ाई तक पहुंचाए इस बम का इस्तेमाल कर सकता है। क्यों ग्लाइड बम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त रहती है। और अब एक्यूरेसी जबरदस्त का कारण यह है क्योंकि एक बार विमान से छूटने के बाद इसको गाइड किया जाता है। आपको याद होगा पुराने जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता था बड़े बड़े बम दागने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि अब जो एयर डिफेंस सिस्टम जो नए आ गए हैं, उससे बॉम्बर जो है वो धीरे उड़ान उड़ता है और वो जमीन पर उसको नजदीक जाना मुश्किल होता है, और ऐसा बम छोड़ने के लिए नजदीक जाना पड़ता था। तब आविष्कार हुआ इस ग्लाइड बम का, कि ग्लाइड बम को अगर आप डालेंगे तो बॉम्बर ऊपर बड़ी रेंज से इसको डाल सकता है और डालने के बाद इस बम को गाइड किया जा सकता है और उस जगह पर यह सटीक हमला कर सकता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बनाया है। हाँ। तो ये अभी उस तरफ मेरी तरीके से जो युद्ध की भीषणता है वो उस तरफ जा रही। बिल्कुल, और ये यहां पर समझा भी जा सकता है कि जब इतने बड़े बड़े बम का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर की यहां पर बात करते हैं रूस के नुकसान पर। रूस के नुकसान पर नेटो ने बड़ा दावा किया। रूस के नुकसान पर नेटो की तरफ से बड़ा दावा किया गया और वो कह रहे हैं कि रूस ने जंग में 2 लाख लोगों को खो दिया है। अब सैनिक बोल दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर 1 साल की जंग में 1800 ऑफिसर्स की मौत हुई है, यानी जो अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं 1800 अधिकारियों की मौत हुई है
ये दावा किया गया है नेटो की तरफ से। तो ये दावा नेटो की तरफ से यहां पर किया जा रहा है कि 2 लाख जवानों को खो दिया, 1800 करीब यहां पर अधिकारी हैं। और रूस के इस नुकसान का दावा नेटो अलाइड फोर्सेस के यूरोप कमांडर ने किया। उन्होंने एक जर्मन न्यूज एजेंसी से यह बात कही। आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या क्या दावा किया है, आप बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकें। तो देखिए, यहां पर यह बात कही गई है कि नेटो का जो अनुमान है, नेटो का अनुमान है कि रूस को कितना नुकसान हुआ, सोल्जर्स 2 लाख। ये सोर्स क्या, ये हम देखिए यहां पर आपको बता रहे हैं, सोर्स है नेटो का। अधिकारी, ऑफिसर्स जो बताते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, मोर्चे संभालते हैं जो 1800 करीब अधिकारी, ऑफिसर, 2 लाख सोल्जर यानी जवान, बैटल टैंक 2000 बैटल टैंक नुकसान हुआ रूस को। इसके अलावा डेली अटैक में 23,000 आर्टिलरी शेल ध्वस्त हो गई। किनकी? इनकी, पुतिन साहब की। यह दावा यहां पर किया जा रहा है। मेजर जनरल अस्थाना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, ये अनुमान जो लगाया जा रहा है, ये क्या टैक्टिक्स हैं? ये एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है सामने वाले का हौसला डाउन करने की, या फिर ये मिलता जुलता कुछ है, सटीक माना जा सकता है इसे? देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। जाहिर है कि नाटो ये दिखाना चाहेगा कि रूस का बहुत भयानक नुकसान हुआ है, और ऐसा नहीं है। रूस का नुकसान काफी हुआ है, उनकी कैजुअलिटीज काफी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इनकी खबर है और एग्जैक्ट क्या नंबर्स हैं उनकी कैजुअलिटी के, वो जानना बहुत मुश्किल है। नाटो की जो फिगर्स हैं उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी नाटो के हिसाब से उन्होंने यूक्रेन की फिगर वो दिखाते ही नहीं है, और यार यूक्रेन की फिगर काफी कम दिखाएंगे जो नुकसान हुए हैं। हालांकि यूक्रेन ने बहुत ज्यादा नुकसान का सामना किया है, और ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत जो दूसरे का हौसला डाउन करने के लिए ये कहानी की जाती है। लेकिन इसमें सचमुच कोई शक नहीं है कि रूस ने शुरू में काफी लोग खोए हैं, और उसके बाद में जो शुरू में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो पहले इन्होंने मनूवर वॉरफेयर किया। बाद में क्या हुआ कि बिल्टअप एरिया में जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने बिल्डिंगों के अंदर एक तरीके से मोर्चे बना लिए। उसके बाद बिल्डिंगें ध्वस्त होने शुरू हो गई, और इनके पास, रूस के पास इतनी इन्फेंट्री नहीं थी जो बिल्डिंगें क्लियर कर सके। इस कारण उनको जो है वहीं पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा, और यूक्रेनियंस को भी उसी मुताबिक कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद में दूसरी, एक तो इन्फेंट्री की कमी थी, और दूसरा ये था कि जो बिल्टअप एरिया और जो इनका लॉजिस्टिक्स भी सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई, तो काफी टैंक जो हैं वो वहीं पे खड़े खड़े ध्वस्त हो गए, क्योंकि उनका ईंधन और एमुनिशन खत्म हो गया था। अस्थाना सर, देखिए, एक बात तो यहाँ पर तय है, एक बात तो यहाँ पर तय है कि यहाँ जो नुकसान की बात की जा रही है, इस पूरी दुनिया में किसी भी 2 देश के बीच में युद्ध हो, नुकसान तो होगा, क्योंकि जब 2 देश लड़ते हैं तो बहुत से बेगुनाहों की जान जाती है, बहुत से लोगों पर असर पड़ता है, और इसीलिए यहां पर यह दावा किया जा रहा है लाखों लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, 1 साल से ज्यादा भी हो गया। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। यूक्रेन में बैटल टैंक प्लांट जर्मनी की तरफ से लगाया जाएगा। यूक्रेन और जर्मनी के बीच प्लांट पर चर्चा हो रही है। 2 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। पैंथर बैटल टैंक ये अब यूक्रेन में बनेंगे, इस तरह की चर्चा की जा रही है। 2 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा, और उसके बाद यूक्रेन में ये प्लांट लगाया जाएगा। जर्मनी और यूक्रेन के बीच में ये चर्चा की जा रही है। अब चलिए, ये बात जब की जा रही है बैटल टैंक के बारे में, तो जरा इसके बारे में बात भी यहां पर कर लेते हैं। जर्मनी यूक्रेन में बैटल टैंक बनाएगा, अब इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या क्या कुछ खासियत है ये आपको बताते हैं। यूक्रेन में बैटल टैंक की फैक्ट्री लगाएगा जर्मनी। सोर्स यहां पर क्या है, ये सोर्स देखिए, ये सोर्स बताना बहुत जरूरी होता है। जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं ये हमारी कई हुई बातें नहीं है, कुछ इस तरह से ये टैंक यहां पर नजर आता है, जैसा कि आप यहां पर ये देख रहे हैं। और इसका नाम क्या है, बैटल टैंक। यूक्रेन में बैटल टैंक की फैक्ट्री जर्मनी की तरफ से लगाई जाएगी, और यूक्रेन में ही KF-51 पैंथर एडवांस बैटल टैंक बनेंगे, जो कि युद्ध में कमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। ये 200 मिलियन यूरो की लागत से इस तरह के टैंक का प्लांट लगेगा। कहां लगेगा? यूक्रेन में लगेगा। 400 पैंथर बैटल टैंक एक प्लांट में हर साल बनेंगे, हर साल 400 बैटल टैंक पैंथर ये निकल के आएंगे उस प्लांट से। लेपर्ड 2 का नेक्स्ट जनरेशन टैंक है पैंथर KF-51, जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा और आपको खासियत बताते हैं, फुल लोडेड ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम से लैस है ये पैंथर टैंक, जो कि कहा जाता है कि युद्ध में कमाल करता है।
जर्मनी से बात चल रही है इसके बारे में, और जर्मनी से बात चल रही है और यह बताया जा रहा है कि 2 महीने में बात हो जाएगी, फैसला आ जाएगा। मेजर जनरल अस्थाना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो पैंथर बैटल टैंक के बारे में बात की जा रही है। युद्ध के बीच में यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं और यहां पर प्लांट लगाया जा रहा है। देखिए, जो प्लांट लगाने की बात है वो मेरे लगता है कि थोड़ा सा उसको आगे खींचने की बात हो गई है। उसको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पे आप देखें। ये जाहिर है कि कुछ बैटल टैंक जो लेपर्ड मार्क 2 हैं वो पोलैंड से यूक्रेन में दे दिए गए हैं और 300 बैटल टैंक और देने का कोशिश है, लेकिन वो 300 अलग अलग किस्म के टैंक हैं। कुछ चैलेंजर हैं, कुछ एब्राम्स हैं, कुछ इनको आने में तकरीबन 4-5 महीने लग जाएंगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत यूरोप के सामने ये आ रही थी, नाटो के सामने, कि अगर टैंक वहां दे दिए और टैंक गड़बड़ा गए, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। उनको मेंटेन करने के लिए कुछ साजो सामान की भी जरूरत होगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्ट्री वगैरह या कुछ तो लगाना पड़ेगा ताकि वहां पर मेंटेनेंस चल सके। तो अभी उसको इन्होंने बढ़ा चढ़ा के, मुझे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम एक मेन बैटल टैंक की फैक्ट्री वहां लगाएंगे। अच्छा, अगर यूक्रेन पीसफुल होता तब तो ये जाहिर है कि ये बात तर्क संगत होती और ये हजम भी हो जाती। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उनकी कोशिश ये होगी कि इस बहाने से, इस इन्वेस्टमेंट के बहाने से, जो लेपर्ड मार्क 2 के जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर यूक्रेन पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि जो नाटो के टैंक हैं वो यूक्रेन के जो क्रू हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये बहानेबाजी हो रही है इस किस्म से, इसके कवर में जो टैंक है उनको ऑपरेटर के साथ देने के लिए, क्योंकि रूस का कहना यह है कि भाई अब नाटो का आदमी नहीं उतरना चाहिए लड़ाई में, नहीं तो पूरी वॉर हो जाएगी। अब उसका किसी तरीके से ये लोग बहाना बना के कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई कुछ ऑपरेटर चले जाएं, तो अब वो बोलेंगे जी हम फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स जा रहे हैं, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। वो वर्कर कौन होंगे? वो जो इसके ऑपरेटर होंगे। तो ऐसा मेरे को नजर आता है। बहुत सारा गालमेल है, यानी ये अभी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं कही जा सकती है। मेजर जनरल अस्थाना, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर बहुत बारीकी से आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।